Hello students, in this video we shall study the second part of the first chapter history class 9th। पहले वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि कैसे लुईस 16 को टैक्स बढ़ाने थे, तो अब उसे टैक्स बढ़ाना था क्योंकि जो सेकंड पार्ट है द आउटब्रेक ऑफ द रेवोल्यूशन, मतलब ऐसा क्या हुआ जिसके वजह से रेवोल्यूशन की शुरुआत हो गई। उसमें सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि लुईस 16 को टैक्स बढ़ाना था, तो टैक्स बढ़ाने का जो सिस्टम था उसमें वो अकेले टैक्स नहीं बढ़ा सकता था। उसके लिए तीनों स्टेट्स के स्टेट जनरल्स को वो बुलाता था। एक मीटिंग होती थी जिसके जरिए वो तीनों स्टेट्स के जनरल्स को बुलाता था, और वो जो स्टेट्स जनरल्स थे वो एक पॉलिटिकल बॉडी होता था। इस पॉलिटिकल बॉडी के माध्यम से लुईस 16 टैक्स बढ़ाने वाला था। आपको समझ में आ गया होगा। लुईस 16 ने 5 मई 1789 को 1789 को उसने असेंबली बुलाई। उस असेंबली में तीनों स्टेट्स के लोगों को बुलाया और तीनों स्टेट्स के लोगों को के साथ उसे टैक्स बढ़ाना था। इसमें थर्ड स्टेट के लोगों की संख्या 600 थी और बाकी जो दो स्टेट्स थे उन दोनों की संख्या 300 थी। आप देख सकते हैं कि दोनों स्टेट्स, फर्स्ट और सेकेंड स्टेट जिसमें क्लेर्जी और नोवेल्टी आते थे, उन दोनों की संख्या 300 थी, लेकिन अकेले 600 की संख्या में थर्ड स्टेट के लोग आए हुए थे। वर्सेलिस एक जगह थी जहां पर ये लोग इकट्ठे हुए थे, और वर्सेलिस में आने के बाद से उन्होंने टैक्स के ऊपर बहस करना शुरू किया। वहां एक पुरानी परंपरा थी वोटिंग सिस्टम की। उस वोटिंग सिस्टम में तीनों स्टेट्स के एक मेंबर्स को वोट देना होता था, यानी लुईस 16 को 3 वोट्स के माध्यम से ही चुनाव करने होते थे। जो थर्ड स्टेट्स के जिसमें 600 मेंबर्स थे उन्हें यह पसंद नहीं था। 600 मेंबर्स का जो थर्ड स्टेट था उनके हिसाब से ये जरूरी था कि सभी स्टेट्स के जितने भी मेंबर्स हैं वो सब उसमें वोट देंगे, जो लुईस 16 को पसंद नहीं था। जब इनको बुलाया गया तो जो फर्स्ट और सेकेंड स्टेट्स के जो लोग थे, मेंबर्स थे, उन्हें बैठने के लिए चेयर्स दिए गए, एक दूसरे के सामने उनको फेस करके बैठा दिया गया। लेकिन वहीं पर थर्ड स्टेट के लोगों को, जिसमें पढ़े लिखे लोग, प्रोफेशनल टीचर्स थे और उसमें व्यापारी बंधु थे, उन्हें उन दोनों स्टेट्स के पीछे खड़ा कर दिया गया। उन्हें बैठने के लिए सीट नहीं दी गई। और जब उसे प्रपोजल रखा, जब लुईस 16 ने प्रपोजल रखा, जब लुईस 16 ने ये बातें रखी कि वोट का जो सिस्टम होगा वो पुराने ढंग से होगा, उसे थर्ड स्टेट के लोगों ने इनकार कर दिया। आप देख सकते हैं कि कैसे थर्ड स्टेट के ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा था। थर्ड स्टेट को बुलाया तो गया था, लेकिन उनके प्रपोजल का, उनके बातों का, उनके विचारों का कोई महत्व नहीं था। इसमें जब थर्ड स्टेट के लोगों ने उसके पुराने सिस्टम को स्वीकार करने से मना कर दिया, तो लुईस 16 ने उनके बातों को मना कर दिया, उनके विचारों को स्वीकार करने से मना कर दिया। थर्ड स्टेट के अनुसार वोटिंग सिस्टम सभी लोग करेंगे, जितने भी मेंबर्स होंगे, जितने भी स्टेट जनरल्स में मेंबर्स होंगे, सभी लोग उसमें वोटिंग करेंगे, जो लुईस 16 को पसंद नहीं था। उसके बाद लुईस 16 ने उनके विचारों को इनकार कर दिया। जब थर्ड स्टेट के लोगों को एहसास हुआ कि लुईस 16 की बात नहीं मानेगा, तो वो लोग वो जगह छोड़ के, वर्सेलिस को छोड़ के चले गए। और जाकर उन्होंने 20 जून को थर्ड स्टेट के लोगों ने इंडोर टेनिस कोर्ट में इकट्ठे हुए। याद रखिएगा इस जगह का नाम इंडोर टेनिस कोर्ट। टेनिस कोर्ट का एक इंडोर जगह था जहां पर ये लोग इकट्ठे हुए, और वो भी वर्सेलिस के पास ही था। वर्सेलिस के अगल बगल में वो जगह था जहां पर वो लोग इकट्ठे हुए, और वहां उन्होंने टेनिस कोर्ट ओथ लिया। आपको बता दिए, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। टेनिस कोर्ट, वो जो उनकी असेंबली थी, जो तीनों स्टेट्स के बाद से जो थर्ड स्टेट्स का उनका अपना ग्रुप था, जो अपनी असेंबली हुई उनकी, उसे टेनिस कोर्ट ओथ कहा गया, क्योंकि उनका जो असेंबली था वो टेनिस कोर्ट में हुआ था। और टेनिस कोर्ट में इकट्ठा होने के बाद उन्होंने एक शपथ ली। उस शपथ में उन्होंने ये कहा कि वो तब तक अलग नहीं होंगे, तब तक डिस्पर्स नहीं होंगे, जब तक कि वो फ्रांस के लिए कानून और संविधान नहीं बना लेते। उनके इस असेंबली को लीड करने वाले दो लोग थे, जिसमें से नाम आता है अबिसइस और मिराबियो का। मिराबियो एक नोबेल फैमिली से बिलोंग करते थे। देखिए, मिराबियो नोबेल फैमिली से बिलोंग करने के बावजूद भी
वो थर्ड स्टेज के साथ थे। उनके अनुसार फ्यूडल सिस्टम नहीं होना चाहिए, उनके अनुसार मोनार्ची नहीं होनी चाहिए। अतः उन्होंने थर्ड स्टेज के लोगों को हेल्प किया, सपोर्ट किया। उसके साथ साथ एविसाइस ने एक पैम्पलेट लिखा जिसका नाम था व्हाट इज द थर्ड स्टेज। उसमें थर्ड स्टेज का क्या पोजीशन है, क्या पोजीशन होना चाहिए, उसके बारे में एविसाइस ने उस पैम्पलेट में डिस्क्राइब किया, लिखा। उसके बाद एक ऐसी स्थिति आई वहां पर जहां एक तरफ संविधान लिखने में थर्ड स्टेज के लोग बिजी थे, उन्होंने अपने आप को एक नेशनल असेंबली का नाम दिया था। आपको बता दें, थर्ड स्टेज के लोगों ने टेनिस कोर्ट में अपने आप को नेशनल असेंबली का नाम दिया और उन्होंने ये कसम खाया कि वो तब तक अलग नहीं होंगे जब तक कि फ्रांस के लिए कोई नया संविधान नहीं लिख दिया जाए। जहां एक तरफ वो संविधान लिख रहे थे, जहां एक तरफ देश के लिए नया संविधान लिखा जाना था, वहीं दूसरी तरफ फ्रांस में चारों तरफ भूखमरी फैली हुई थी। कहीं बैड हार्वेस्टिंग की वजह से, अनाज नहीं होने की वजह से, कहीं बीमारी की वजह से लोग परेशान थे। चारों तरफ फूड, और जब जैसे ही बैड हार्वेस्टिंग हुआ, अनाज नहीं हुए, तो फूड ग्रेन्स का दाम बढ़ने लगा। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि फूड ग्रेन्स का दाम जैसे बढ़ने लगा, लोगों ने फूड ग्रेन्स का दाम बढ़ा दिया और फूड ग्रेन्स का डिमांड जैसे जैसे बढ़ने लगा वैसे उसका प्राइसेस भी बढ़ा दिया गया। और जो औरतें थी उनको तमाम तरह की समस्याएं होती थी, क्योंकि अब रोटी नहीं बन पा रहा था, उनके पास गेहूं नहीं था, अनाज नहीं था कि वो अपने घर में घर के खर्चे को मेंटेन करने के लिए गेहूं की व्यवस्था करें या आटे की व्यवस्था करें। तो इसलिए उन और जो फ्रांस की औरतें थी, जो थर्ड स्टेज की औरतें थी, जो गरीब औरतें थी, उन्हें लंबी कतार में ब्रेड वाली दुकान के सामने खड़ा होना पड़ता था। उसमें ब्रेड का इतना महत्व था, लोफ का इतना महत्व था। अभी उसमें जो फिलोसफर थे उन्होंने वर्णन किया इसमें कि कैसे औरतें लाइन में खड़ी होती थी और लंबी लाइन में खड़े होने के बावजूद भी उन्हें लास्ट में ब्रेड नहीं मिल पाता था। और अंत में औरतों को कभी कभी तो लड़ाई झगड़े भी करने पड़ते थे, दुकान में घुसकर दुकानदार से छीनना पड़ता था, जो बेकरी होते थे उनसे झगड़ा करना पड़ता था। ये तमाम तरह की समस्याएं थी जिससे लोग जूझ रहे थे, थर्ड स्टेज लोग जूझ रहे थे। उधर किंग्स ने देखा कि समस्याएं बढ़ती जा रही हैं, औरतें रिवोल्यूशन कर रही हैं, थर्ड स्टेज के लोग रिवोल्यूशन कर रहे हैं। उसने सैनिक बुलाकर उन पर हमला करने का निर्णय लिया। ये बात जब लोग जाने तो लोग इकट्ठे हुए, लोग इकट्ठे होकर और फिर वेस्टाइल के ऊपर उन्होंने हमला कर दिया। वेस्टाइल में स्टॉर्म किया, वेस्टाइल को डिस्ट्रॉय कर दिया। मैं आपको वेस्टाइल के बारे में बता दूं, वेस्टाइल एक प्रिजन हुआ करता था फ्रांस में। वेस्टाइल एक जेल था, एक प्रिजन था, जो वहां के डिस्पोटिक राजा का, जो तानाशाह राजा को सिंबलाइज करता था। वेस्टाइल में गरीब और मजलूम लोगों को बिना कसूर के उसमें इम्प्रिजन किया जाता था, उनके साथ जाति की जाती थी, उनको सताया जाता था, जिसकी वजह से लोग उस वेस्टाइल से हेट करते थे। और जब लोगों को लगा कि वेस्टाइल में उन्हें भी जाना पड़ सकता है या वेस्टाइल एक डिस्पोटिक राजा का सिंबल है, उन्होंने वेस्टाइल पर हमला किया, वेस्टाइल को तोड़ दिया। और जब उसके बाद से बहुत सी जगहों पर लोगों ने वहां राजाओं के ऑफिसर्स पर हमला किया। इसमें से एग्जाम्पल है, लोगों ने चेटियक्स पर हमला किया था। वहां एक चेटियक्स था, चेटियक्स जहां पर नोबल्स लोग रहते थे, वहां नोबल्स के कास्टल्स यानी किले हुआ करते थे, नोबल्स के लोगों का रहने का एरिया था। वहां पर उन्होंने, जो गरीब लोग थे, उन्होंने हसुआ, वो सिकल्स और जो उनके पास जो हथियार थे उसको लेकर उन्होंने हमला किया, उस पर लोगों पर हमला किया। बहुत से लोग मारे गए, लेकिन बहुत से लोग चेटियक्स छोड़कर, उस एरिया को छोड़कर ही भाग गए। बहुत से लोगों ने उनको लूट लिया, उनको मारा पीटा, उनको भगाया। लुई 16 को लगा कि वो अब हार जाएगा, इसलिए उसने थर्ड स्टेज की बात मानते हुए, इस पॉइंट को आप ध्यान देंगे, लुई 16 को जब ऐसा एहसास हुआ कि धीरे धीरे वो कमजोर होता जा रहा है, थर्ड स्टेज के लोग उस पर हावी होते जा रहे हैं, गरीब लोगों ने आवाज उठाना शुरू कर दिया है, तो लुई 16 ने उनके प्रपोजल को स्वीकार करने का निर्णय लिया। थर्ड स्टेज का जो प्रपोजल था उसके अनुसार काम करने का निर्णय लिया। थर्ड स्टेज का प्रपोजल क्या था कि एक संविधान होगा और संविधान में के अनुसार लुई 16 को काम करना पड़ेगा। लुई 16 ने
उसकी उनकी बात मान लो 16 ने उनकी बात मान लिया और एक नए संविधान के अंदर काम करने का निर्णय लिया। उसने नए संविधान के अनुरूप नए संविधान को अपने ऊपर आने का निर्णय लिया उसने। चार अगस्त 1789 को एक नया रूल बना। उस नए रूल में फ्यूडल सिस्टम को हटा दिया गया। टैक्स जो चर्च के लिए टैक्स पे किया जाता था उस टैक्स को खत्म कर दिया गया। टैक्स चर्च की जितने भी संपत्ति थी सारी संपत्ति को जब्त कर लिया गया। यानी अब गवर्नमेंट जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्च था, अब लुईस 16 एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्च बन गया, एक ऐसा मोनार्च जो संविधान के अंदर में काम करने वाला था। सारे टैक्सेस को खत्म कर दिया गया, जितने भी चीजें गवर्नमेंट की थी सारी जब्त कर लिए गए। चर्च का जो प्रिविलेज था, जो उनका विशेष अधिकार मिला हुआ था, जो पादरियों का विशेष अधिकार था, पुजारियों का विशेष अधिकार था, जिसके आधार पर वो अपने आप को दैवी मानते थे, वो सारे अधिकार को छीन लिया गया, खत्म कर दिया गया। उसके बाद 2.1 पार्ट है, इसी का 2 पार्ट है, फ्रांस बिकम्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची। आपको पता है 1791 में फ्रांस के थर्ड स्टेट के लोगों ने 1791 में अपना कानून, अपना संविधान तैयार कर लिया। संविधान तैयार करने के बाद से उस संविधान का मुख्य उद्देश्य था कि मोनार्च की पावर को लिमिट कर दिया जाए। ध्यान दीजिएगा, 1791 में फ्रांस के थर्ड स्टेट के लोगों ने जो कानून बनाया था, जो संविधान बनाया, उस संविधान का मुख्य उद्देश्य था कि मोनार्च के, राजा के पावर्स को लिमिट कर दिया जाए और इस लिमिटेशन के माध्यम से, संविधान के माध्यम से देश को चलाया जाए। एक राजा होगा लेकिन संविधान के अंडर में होगा। फिर नया एक संविधान बनाया, उस संविधान में कुछ विशेष नियम डाले गए। उस संविधान के अनुसार 25 साल के पुरुषों को ही राइट टू वोट दिया गया था, पॉलिटिकल राइट दिया गया था। उसमें वो लोग ही वोट दे सकते थे जो एक मजदूर के 3 दिन की मजदूरी के बराबर टैक्स पे कर सकते थे। मैं फिर से बता दूं आपको, एक मजदूर के 3 दिन की मजदूरी के बराबर जो व्यक्ति टैक्स पे करता था, जो 25 साल से एबव होता था, वही एक्टिव सिटीजन के रूप में आता था। वो एक्टिव सिटीजन होता था और एक्टिव सिटीजन का मतलब होता था कि उसे ही पॉलिटिकल राइट दिए जाएंगे। बाकी जो औरतें और गरीब लोगों को राइट टू वोट नहीं दिया गया। देखिए 1791 में नेशनल असेंबली ने डेमोक्रेसी को पसंद किया, लेकिन उसमें भी वही लोग वोट दे सकते थे जो एक्टिव सिटीजन होंगे। एक्टिव सिटीजन होने के लिए 25 साल का होना, उससे एबव होना चाहिए था। उसके बाद से उन्हें एक मजदूर के 3 दिन की मजदूरी के बराबर टैक्स पे करना होता था। उसके बाद से जो इलेक्टर होते थे, जिसमें इलेक्शन के रूप में जो प्रतिनिधि के रूप में खड़े होते थे, उनको भी सबसे हायर टैक्स पेयर के रूप में होना चाहिए था। अगर वो सबसे ज्यादा टैक्स पे करते थे वही चुनाव में खड़े हो सकते थे। ये 1791 के कानून के अनुसार, संविधान के अनुसार ये सारे नियम रखे गए थे। इसके बावजूद भी इसमें रूसों का जो बुक था उसके अनुसार पावर्स को डिवाइड किया गया। पावर्स को लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के रूप में रखा गया। एक मोनार्च के हाथ में शासन नहीं रहेगा, एक राजा शासन नहीं करेगा, उसके पावर्स को डिवाइड किया जाएगा। डिवाइड किसमें होगा? उसके गवर्नमेंट के जो भिन्न भिन्न अंग हैं, जैसे एग्जीक्यूटिव हो गया, लेजिस्लेटिव हो गया, जुडिशरी हो गया, इस तीनों में पावर्स को डिवाइड किया गया। इसके अनुसार तभी देखा गया कैसे फ्रांस में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्च काम करना शुरू कर दिया। अगला जो टॉपिक होगा, जो थर्ड पार्ट होगा, उसे मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।